नमस्कार, मैं आस्था कुकरेजा एक बार फिर आप सभी का आपके अपने मंच पढ़ लो इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, कल हम लोगों ने हमारे अभिव्यक्ति और माध्यम के पहले अध्याय का हमने एक पार्ट जो है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट जो हमने वो खत्म किया था। आज हम लोग इसका जो बाकी का जो पार्ट है हम वो खत्म करने जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमें वो चीजें समझ में आए जो परीक्षा में आने वाली है, हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जा पाए और हम उनको बहुत अच्छे से कर पाए। तो चलिए हम अपना एक बार टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना अध्याय शुरू करते हैं। और हमारा आज जो हम शुरू करेंगे रेडियो से। कल हमने मुद्रित माध्यम के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग अब रेडियो के बारे में जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, रेडियो श्रव्य माध्यम है। हमने जैसे कि कल जाना था कि जो रेडियो है वो एक श्रव्य माध्यमों में आता है, श्रव्य माध्यम में आता है। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। आप किस प्रकार की ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। इन सब वजहों से रेडियो का श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। तो इसीलिए जो रेडियो है ना, जब हम उसको किसी के सामने लेकर जाते हैं तो जो श्रोता है उसको सुनना पसंद करता है, क्योंकि उसमें साधारण शब्दों का इस्तेमाल जो है वो होया हुआ होता है। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अखबार के पाठकों को यह सुविधा उपलब्ध रहती है कि वे अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी और कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन रेडियो में ये चीज नहीं होती है। अगर किसी समाचार लेख या फीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझ में नहीं आई तो पाठक उसे फिर से पढ़ सकता है और शब्दकोश में उसका अर्थ जो है वो देख सकता है या किसी से पूछ सकता है, लेकिन रेडियो के श्रोता को यह सुविधा जो है वो उपलब्ध नहीं होती है। वह अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं भी नहीं सुन सकता। उसे बुलेटिन के प्रसारण समय का इंतजार जो है वो करना पड़ेगा। ये भी बिल्कुल एक थोड़ी सी सीमा में आ जाता है कि जिस समय वो प्रोग्राम प्रसारित होगा वो उसी समय पर ही देखना पड़ेगा और उसी समय पर ही सुनना पड़ेगा, उस समय का इंतजार करना पड़ेगा और फिर शुरू से लेकर अंत तक बारी बारी से एक के बाद दूसरा समाचार सुनना होगा। इस बीच में इधर उधर नहीं जा सकता और न ही उसके पास किसी गूढ़ शब्द या वाक्यांश के लिए आने पर शब्दकोश का सहारा लेने का समय होता है, क्योंकि अगर इतनी देर में वो शब्दकोश देखेगा, इतनी देर में वो खबर जो है वो कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। अगर वह शब्दकोश में अर्थ ढूंढने लगेगा तो बुलेटिन जो है वो आगे निकल जाएगा। इससे स्पष्ट है कि रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर है तो संभव है कि श्रोता उसी समय जो स्टेशन है वो बंद कर देगा और वो उसको दोबारा नहीं सुनेगा। दरअसल रेडियो मूलतः एक रेखीय या जिसको हम लीनियर माध्यम कहते हैं वो है। रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इस आधार पर ही तय होती है। रेडियो की तरह टेलीविजन भी एक रेखीय माध्यम है, लेकिन वहां शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्य तस्वीरों का महत्व जो है वो बहुत ज्यादा होता है। वहां पे आप चीजों को पढ़ भी रहे हो, सुन भी रहे हो और आप साथ के साथ उसको देख भी रहे हो। पढ़ना, आप पढ़ सिर्फ उन्हीं चीजों को रहे हो जो आपके सामने लिखी जा रही है या जो आपके सामने वो थोड़ी बहुत उन्होंने हेडिंग्स लिख दी है, पढ़ आप सिर्फ उसी को पा रहे हो। इससे ज्यादा आप टीवी में नहीं पढ़ पा रहे हो और अपनी सुविधा अनुसार भी नहीं पढ़ पा रहे हो। टीवी में शब्द दृश्यों के अनुसार और उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं, लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज ही सब कुछ होता है। अब है इसकी संरचना। रेडियो के लिए समाचार लेखन अखबारों से कई मामलों में भिन्न होता है। चूंकि दोनों माध्यमों की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए समाचार लेखन करते हुए उसका ध्यान जो है वो रखा जाना चाहिए। रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड या इंटेंट पिरामिड शैली पर आधारित होती है। चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हो, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली ही मानी जाती है। इस सभी तरह के जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90% खबरें या स्टोरीज इसी शैली में जो है वो लिखी जाती है। अब उसके बाद ये उल्टा पिरामिड शैली में किस प्रकार से शब्दों को लिखा जाता है हम वो जानेंगे। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है। जो भी समाचार होता है उसका जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो सबसे पहले हेडिंग की फॉर्म में और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्य या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है।
उसके बाद जैसे जैसे उनका महत्व जो है वो कम हो रहा है, वैसे वैसे जो है उनके जो नंबर है वो आगे लगते चले जाते हैं। इसी शैली में किसी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा काल क्रमानुक्रम की बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से जो है वो शुरू होता है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सबसे पहले आती है, जो कम इंपॉर्टेंट है वो बाद में आनी शुरू हो जाती है। तात्पर्य यह है कि इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। तो जिस चीज का हम इंतजार करते हैं कि अब इसमें क्या पता चलेगा, इसमें जो क्लाइमैक्स है वो शुरू में ही आ जाता है। ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली में कोई भी निष्कर्ष नहीं होता। जैसे कि अगर अभी हम बात करते हैं जो उत्तराखंड में जो हमारा एक त्रासदी हुई है, तो वहां पर उन्होंने पहले ही बता दिया कि उत्तराखंड में हुई एक गहरी त्रासदी जिसमें मारे गए इतने लोग और जो है भयंकर तूफान, भयंकर आंधी, मतलब पता ही चल गया कि क्या बताना चाह रहे हैं, सब कुछ एक एक चीज पता चल गई है। तो इसमें कोई निष्कर्ष जो है वो नहीं होता है। इस शैली में समाचार को 3 भागों में बांट दिया जाता है। इंट्रो समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। सबसे पहले इंट्रो समाचार, सबसे पहले उसको इंट्रो दिया जाता है उसका। इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू में 2-3 पंक्तियों में बताया जाता है। खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है, नंबर 1। फिर उसके बाद इसकी बॉडी दी जाती है। इस भाग में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है। पहले उसका इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद फिर उसकी बॉडी, जो चीजें जरूरी है कि कहां पर हुई, कैसे हुई, उसके बाद कितने लोग मारे गए, वो सब चीजें शुरू में बता दी। उसके बाद जो है ये पहले भी हुई थी या ये सब इतने लोग पहले भी मारे गए थे, वो तुलना बाद में दिखा दी। तो जो चीज जरूरी होती है वो पहले, जो चीज कम जरूरी होती है वो चीज बाद में इसमें दिखाई जाती है। और समापन, इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसमें प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं जो है वो दी जा सकती है। तो समापन में जो प्रासंगिक तथ्य है, जो सूचनाएं हैं, वो भी उसमें दिए जा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। उसके बाद रेडियो समाचारों के इंट्रो के कुछ उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। महाराष्ट्र में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़कर 4 से 465 हो गई है। ये कुछ उदाहरण है जो कि हमने यहाँ पर इसके लिए हैं। अब है रेडियो के लिए समाचार लेखन संबंधी कुछ बुनियादी बातों का हमें ध्यान में रखना होता है। वो बुनियादी बातें कौन सी हैं? रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते हुए कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी रेडियो समाचार कानों के लिए, जो भी चीजें आप लिखने जा रहे हैं साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर आप किसी को बोलने जा रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए जो शब्द बोलने में, सुनने में गलत लगे या जो श्रोता की नजर से ठीक ना हो। तो आपको शब्दों का चुनाव बहुत ही ज्यादा सही प्रकार से करना होता है। यानी सुनने के लिए होते हैं, इसलिए उनके लेखन में इसका ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। लेकिन लेखन एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि सुने जाने से पहले समाचार वाचक या वाचिका उसे पढ़ते हैं और तब वह श्रोताओं तक पहुंचता है। यस, कोई भी खबर अगर कोई इंसान रेडियो पर सुन रहा है तो कहीं ना कहीं वो जो खबर है वो पहले या तो पढ़ी जा चुकी है या उसके बारे में थोड़ा बहुत उसको आइडिया है। तो कम से कम आपको उन शब्दों का चुनाव बहुत सही प्रकार से करना होगा। इसलिए समाचार कॉपी ऐसे तैयार की जानी चाहिए कि उसे पढ़ने में वाचक वाचिका को कोई दिक्कत ना हो। अगर समाचार कॉपी टाइप्ड और साफ सुथरी नहीं है तो उसे पढ़ने के दौरान वाचक वाचिका को अटकने या गलत पढ़ने का खतरा रहता है और इससे उनका ध्यान बढ़ता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया, यानी कि आपको कॉपी के दोनों तरफ प्रॉपर एक बाउंड्री बनाकर एक गैप बनाना होता है। पहले तो यही चीज, एक लाइन में अधिकतम 12 से 13 शब्द। लाइन में शब्दों को ज्यादा बढ़ाना नहीं है जिससे श्रोताओं का जो ध्यान है वो भटके। पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए। अगर आप जब पंक्ति के एंड में शब्दों को आप यूं नहीं कर सकते कि जैसे मानक अगर आपको लिखना है तो आप माँ इधर लिख रहे हैं और अपनी नक इधर लिख रहे हैं। आपको शब्दों को विभाजित नहीं करना है। पृष्ठ के आखिर में कोई लाइन अधूरी, बिल्कुल अधूरा तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। और समाचार कॉपी में ऐसे जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्ताक्षर जिसको एब्रिविएशंस कहते हैं, अंक आदि नहीं लिखे जाने चाहिए जिन्हें पढ़ने में जवाब जो है वो लड़खड़ाने लगे। ठीक है, आपको नहीं करना चाहिए। रेडियो समाचार लेखन में अंक कैसे लिखें, अब ये चीज आती है। इनमें अंकों को लिखने के मामले में खास सावधानी रखनी चाहिए। जैसे 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में और 11 से 999 तक के अंकों में लिखा जाना चाहिए। और उसके बाद
जैसे एक अगर यहाँ पर आपको ये संख्या दे दी गई है कि आपकी 28,37,550 एक संख्या है यहाँ पर, इसको लिखने की बजाय इसको इस प्रकार से लिखे 28,37,550 लिखा जाना चाहिए, अन्यथा वाचक वाचिका को पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी। आप जब कोई भी खबर दे रहे हैं तो आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको अंकों में ना लिख के आपको उसको इस चीज को आपको शब्दों में लिखना है इस तरीके से, ताकि उसको पढ़ने में इसको दिक्कत ना आए। और उसके बाद अन्यथा और अखबार में ये परसेंटेज या ये डॉलर जैसे संकेत चिन्हों का काम चल जाता है, लेकिन रेडियो में यह पूरी तरह वर्जित है और उन्हें प्रतिशत और डॉलर लिखा जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर इनको ये प्रतिशत और डॉलर इन शब्दों को लिखना चाहिए, उनके ऐसे साइन नहीं बनाने चाहिए। जहां भी संभव हो उपयुक्त तो दशमलव और उनके नजदीकी पूर्णांक में लिखना बेहतर होता है। अगर आपको कोई दशमलव में कोई आंकड़ा अगर आपको आ रहा है तो दशमलव में वो आंकड़ा ना लिखकर आप उसकी किसी नजदीकी पूर्णांक में जाकर आप उस चीज को समाप्त कर सकते हैं। इस तरीके का आपको जो इन चीजों में ध्यान जो है वो रखना होता है। वित्तीय संख्याओं को उनके नजदीकी पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए। जो वित्तीय संख्याएं हैं उनको भी, मतलब कि जो बहुत बड़ी संख्याएं हैं उनको उनके नजदीकी पूर्णांकों में लिखा जा सकता है। खेलों के स्कोर को उसी तरह लिखना चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने अगर 98 रन बनाया है तो लगभग 100 नहीं लिख सकते, आपको 98 ही लिखने पड़ेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मुद्रास्फीति के आंकड़े नजदीकी पूर्णांक में नहीं बल्कि दशमलव में ही लिखे जाने चाहिए। वैसे रेडियो समाचार में आंकड़ों और संख्याओं का अत्यधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं के लिए उन्हें समझ पाना काफी जो कठिन है वो हो जाता है। अब है डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग। रेडियो में अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं बल्कि समाचार से ही गुथी होती है। अखबार दिन में एक बार और वह भी सुबह और कहीं शाम छपकर आता है, जबकि रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं। तो श्रोता के लिए समय का जो फ्रेम होता है हमेशा आज होता है, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। इसलिए समाचार में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के आदि का इस्तेमाल जो है वो करना होता है, ये बात का हमें जरूर ध्यान रखना है। इसी तरह बैठक कल होगी या कल हुई बैठक में का प्रयोग किया जाता है। इसी सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, पिछले महीने, इस साल, अगले बुधवार या पिछले शुक्रवार का जो इस्तेमाल है हमें वो करना चाहिए। संक्षिप्ताक्षरों के इस्तेमाल में काफी सावधानियां जो है वो हमें बरतनी चाहिए। बेहतर तो यही होगा कि उनके प्रयोग से बचा जाए और अगर जरूरी हो तो समाचार के शुरू में पहले उसे पूरा कर दिया जाए और फिर संक्षिप्ताक्षर का जो प्रयोग है वो किया जाए। तो यहाँ पर हमारा ये जो रेडियो है हमारा वो खत्म होता है। अब हम एक बार जाएंगे टेलीविजन पे। देखिए, टेलीविजन में दृश्यों की महत्ता सबसे ज्यादा है। जो पिक्चर्स हमारे सामने आती हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि टेलीविजन देखने और सुनने का माध्यम है। इसके लिए समाचार या आलेख स्क्रिप्ट लिखते समय इस बात पर खास ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है कि हमारे शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हो। जो आप दृश्य दिखा रहे हैं, जो खबर आप दिखा रहे हैं, हमारे जो शब्द चुने गए उन दृश्यों को और उन खबरों को जो है आकर्षित करें, उनको बहुत ही ज्यादा रुचिकर बनाए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमें वहां पर करना होता है। टेलीविजन लेखन, प्रिंट और रेडियो दोनों ही माध्यमों से काफी अलग है। इसमें कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है। अगर आप देखें कि 5 मिनट में 100 खबरें या 10 मिनट में 200 खबरें, तो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा खबरें जो है वो बताने का इसमें प्रयोग होता है। इसमें टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। ये दृश्य यानी कि कैमरे से लिए गए शॉट्स जिनके आधार पर खबर बुनी जाती है। अगर शॉट्स आसमान के हैं तो हम आसमान की ही बातें लिखेंगे, समंदर की नहीं। अगर कहीं आग लगी हुई है तो हम उसी का जिक्र करेंगे, पानी का नहीं। दिल्ली की किसी इमारत में आग लगने की खबर लिखनी है अखबार में, आमतौर पर इस खबर का इंट्रो कुछ इस तरह का बन सकता है। दिल्ली के लाजपत नगर की एक दुकान में आज शाम आग लगने से 2 लोग घायल हो गए और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। लेकिन टीवी में इस खबर की शुरुआत कुछ अलग होगी। दरअसल टीवी पर खबर 2 तरह से पेश की जाती है। इसकी शुरुआती हिस्सा जिसकी मुख्य खबर होती है बगैर दृश्य के न्यूज रीडर या एंकर पढ़ता है।
बिल्कुल। अगर आप कभी न्यूज देखते हैं ना, तो न्यूज देखते समय वहां पर आपको पहले एक ऐड आएगी और ऐड के बाद आपको स्टूडियो में एक या दो जो आपके एंकर होते हैं वो आपको बैठे हुए मिलेंगे। पहले वो आपको उस खबर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और उसके बाद जो है वो स्टूडियो में फिर वो जो एंकर है उसका साइज थोड़ा कम कर दिया जाता है और उसके साथ में आपको उस खबर से संबंधित कोई पिक्चर दिखा दी जाती है या कुछ लिख दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि एंकर हट जाता है और वो स्क्रीन हट जाती है और पीछे जो वहां पर हो रहा होता है, जो कैमरे ने शूट किया होता है, वहां की तस्वीरें दिखाई जाती है और साथ ही साथ नीचे जो है ब्रेकिंग न्यूज करके या नीचे लाल लाइन ऐसे बनी आती है और उस लाल लाइन पर नीचे जो भी लाइन, जिस भी रंग की लाइन वहां पर बनी आती है, वहां पर जो है वो खबरें जो है लिखी आती है साथ के साथ। या इस तरीके से होता है, आधी स्क्रीन पर शूट्स दिखाए हुए होते हैं जो उन्होंने शूट करा हुआ होता है और आधी स्क्रीन पर जो शूट से संबंधित जो शब्द होते हैं वो यहाँ पर जो है दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से टीवी पर प्रसारण होता है, ठीक है। तो इसका शुरुआती हिस्सा जिसमें मुख्य खबर होती है बगैर दृश्य के न्यूज रीडर या एंकर पढ़ता है। दूसरा हिस्सा वह होता है जहां से पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। इसलिए टेलीविजन पर खबर दो हिस्सों में बटी होती है। अगर खबरों के प्रस्तुतिकरण के तरीकों पर बात करें तो इसके भी वाकई जो है काफी पहलू है। सबसे पहले इसके विभिन्न चरण। किसी भी टीवी चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है, यानी सबसे पहले सूचना देना। टीवी में भी ये सूचनाएं कई चरणों में होकर दर्शकों के पास पहुंचती है। ये चरण है, देखिए मान लीजिए कि एक एंकर है, आधी जगह पर एंकर बैठा हुआ न्यूज दे रहा है और यहाँ पर जो है आपके सामने शब्दों के फॉर्म में ब्रेकिंग न्यूज या फिर उसके कुछ चित्र जो है साथ के साथ वो भी यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। तो चरण है सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज, फिर ड्राई एंकर आता है, फिर फोन इन होता है, फिर एंकर विजुअल, फिर एंकर बाइट और फिर लाइव। ये कुछ चीजें आपकी इसमें चरण होकर गुजरते हैं। सबसे पहले अब हम इनके बारे में जानते हैं कि ये सब चीजें हैं क्या। फ्रेश या ब्रेकिंग न्यूज, सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज जो सूचना है वो ज्यादा से ज्यादा दी जाती है। उसके बाद ड्राई एंकर क्या होता है, इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते तब तक एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। स्टूडियो में वो बैठा हुआ है और स्टूडियो में बैठे हुए वो अपने दर्शकों तक सारी की सारी जो जानकारी है वो वहां पर पहुंचा रहा है, ठीक है। फोन इन, इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्ट फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से उसे जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां मिलती है वे दर्शकों को बताता है, ठीक है, फोन के माध्यम से। और उसके बाद होता है एंकर विजुअल, हमारा ये अगला आता है। एंकर विजुअल में क्या होता है, जब घटना के दृश्य या विजुअल मतलब देखना होता है बच्चों, तो एंकर के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर जो है वो लिखी जाती है। जब अब आपके पास उनकी फोटोज उपलब्ध है तो अब आप जो है उन फोटोज को ध्यान में रखोगे और उनके आधार पर जो खबर है अब आप वो लिखोगे। तो एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते जो हैं वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद है एंकर बाइट। क्या होता है बाइट, यानी कथन। बाइट का मतलब होता है कथन। टेलीविजन पत्रकारिता में बाइट का काफी महत्व है। टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही उस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता जो प्रदान है वो की जाती है। यानी कि अब उसको पिक्चर के माध्यम से कथन देकर उसको प्रामाणिकता, उसको एक सही और जो खबर है वो साबित किया जाता है। अब उसके बाद लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण, कि कोई भी अगर खबर हो रही है तो वहां से उसका सीधा प्रसारण। जैसे कि हमने अभी किसान आंदोलन में सीधा प्रसारण देखा था कि वहां पर घटना हो रही थी और सीधा सीधा यहाँ पर चल रहा था। 26 जनवरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं तो वो भाषण लाइव हमारे सामने प्रसारित होता है। तो लाइव, सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे ही पहुंचाए जा सके, वो हमारा लाइव होता है।
उसके बाद है इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी वैन के जरिए, आपको इसका नाम पता होना चाहिए कि लाइव जो खबर है वो किस प्रकार से लोगों के तक पहुंचती है, तो वो पहुंचती है ओबी वैन के जरिए। घटना के बारे में सीधे दर्शकों को जो है वो चीजें दिखाई जाती हैं। अब है आपका एंकर पैकेज। अब है एंकर पैकेज क्या होता है? एंकर पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है कि अब आपके सामने कोई भी खबर है उसको संपूर्ण रूप में आपको पेश करने का एक जरिया माना जाता है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, उससे जुड़े लोगों की बाइट और ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं इसमें सबकी सब होती हैं। टेलीविजन लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जहां जैसी जरूरत होती है वहां वैसे वाक्यों का इस्तेमाल होता है। शब्द का काम दृश्य को आगे ले जाना है ताकि वह दूसरे दृश्यों से जुड़ सके, उसमें निहित अर्थ को सामने लाए और खबर के सारे आशय जो है वो खुल जाए, उसमें जाए। अब उसके बाद अक्सर टीवी पर खबर लिखने की एक प्रचलित शैली दिखाई पड़ती है। पहला वाक्य दृश्य के वर्णन से शुरू होता है, जैसे दिल्ली की रामलीला मैदान में हो रही यह सभा। उसके बाद या फिर झील में छलांग लगाते हुए बच्चे, तो कुछ इस तरीके से आप उनकी जो शुरुआत है वो आप कर सकते हैं। इस प्रचलित शैली में आसानी यह है कि बिना किसी कल्पनाशीलता के टीवी रिपोर्टिंग का बुनियादी अनुशासन यानी दृश्य पर लेकर निभ जाता है, लेकिन कोई कल्पनाशील रिपोर्टर इन्हीं दृश्यों को अपने शब्दों से ज्यादा मायने जो है वो दे सकता है। अब आपके पास खबर है, आपके पास उसके चित्र हैं, लेकिन अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि अब आप उन खबरों को दर्शकों के सामने किसी रुचिकर तरीके से कैसे प्रस्तुत करेंगे। वो चीजें आपके ऊपर निर्भर करेंगी। जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही सभा में लोग लाए नहीं गए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं, कि रामलीला मैदान में लोगों को लाया नहीं गया बल्कि अपनी मर्जी से आए हैं। या फिर झील में छलांग लगाते बच्चों के शॉर्ट्स के साथ लिखा जा सकता है, इन दिनों तेज गर्मी में निजात पाने का एक तरीका यह भी माना जाता है। तो इस तरीके से हम टीवी में अपनी खबरों को खत्म करते हैं। अब है रेडियो और टेलीविजन समाचार की जो भाषा शैली है वो क्या हो सकती है। रेडियो और टीवी आम आदमी के माध्यम में भारत जैसे विकासशील देश में उनके श्रोता और दर्शकों में पढ़े लिखे लोगों से निरक्षर तक और मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर तक के सभी वर्ग उसमें होते हैं। इन सभी लोगों की सूचना की जरूरतें पूरे करना रेडियो और टेलीविजन का जो है उद्देश्य माना जाता है। जाहिर है कि लोगों तक पहुंचने का माध्यम भाषा है और इसीलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह सभी की समझ में आ जाए, लेकिन साथ ही भाषा के स्तर और उसकी गरिमा के साथ समझौता भी नहीं करना चाहिए। अब है कि आपसी बोलचाल के हमें क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए। आपसी बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वाक्य छोटे सीधे और स्पष्ट लिखे हुए हो। जब कोई खबर लिखनी हो तो पहले उसकी प्रमुख बातों को ठीक से समझ लेना चाहिए। हम कितनी सरल, संप्रेषणीय और प्रभावी भाषा लिख रहे हैं, जहां जांचने के लिए एक बेहतर तरीका यह है कि हम समाचार लिखने के लिए उसे बोल बोल कर पढ़ लें और भाषा प्रवाहमयी होनी चाहिए। अब कुछ सावधानियां हैं कि रेडियो और टीवी समाचार में भाषा और शैली के स्तर पर काफी जो सावधानियां हैं हमें वो भी बरतनी होती हैं। ऐसे कई शब्द हैं जिनका अखबारों में धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, लेकिन रेडियो और टीवी पर उनके प्रयोग से बचा जाता है। बिल्कुल जैसे निम्नलिखित उपयुक्त अधोहस्ताक्षरित क्रमांक आदि शब्दों का प्रयोग इन माध्यमों में बिल्कुल गलत माना जाता है या बिल्कुल यूज नहीं किया जाता यहाँ पर इनको। इसी तरह द्वारा शब्द के इस्तेमाल से भी बचने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इसका प्रयोग कई बार बहुत भ्रामक अर्थ देने की जो लगता है। जैसे पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। अब इसका क्या अर्थ निकालेंगे कि पुलिस द्वारा चोरी करते हुए, कि पुलिस चोरी कर रही थी, इसका मतलब ये निकालेंगे। वास्तव में वो ये कहना ये चाह रहा है कि पुलिस ने चोरी करते हुए, पुलिस ने पकड़ा ऐसे 2 चोरों को जो चोरी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ है वो कुछ और लग रहा है। तो ऐसे में बोलते समय इन चीजों से बचा जाता है। इसकी बजाय पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया ज्यादा स्पष्ट है। तथा, एवं, अथवा, व, किंतु, परंतु, यथा आदि शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए और उनकी जगह और, या, लेकिन आदि शब्दों का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए, क्योंकि जो ये शब्द होते हैं ये भ्रामक स्थिति किसी के लिए भी उत्पन्न कर देते हैं।
साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, सामासिक और तत्सम शब्दों, अतिरंजित उपमाओं आदि से बचना चाहिए। कई बार तो ये चीजें जो है बोझिल लगने लगती हैं, तो हमें इन जबरदस्ती के शब्दों का इस्तेमाल बोलते समय नहीं करना चाहिए। मुहावरों के इस्तेमाल से भाषा आकर्षक लगती है, आकर्षक और प्रभावी बनती है, इसलिए उनका प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मुहावरों का इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से जहां जरूरी हो वही हो, अन्यथा वे भाषा के स्वाभाविक जो प्रवाह है उसको बाधित कर देते हैं। वाक्य छोटे छोटे हो, एक वाक्य में एक ही बात कहनी चाहिए, बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। वाक्यों में तारतम्यता ऐसा हो कि टूटा या छूटा हुआ कुछ ना लगे, मतलब वाक्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो और इस प्रकार जुड़े हुए हो कि एक दूसरे के साथ टूटे या छूटे हुए वाक्य ना लगे, संपूर्ण वाक्य लगे। शब्द प्रचलित हो, उनका उच्चारण सहजता से किया जाए। क्रय विक्रय की जगह खरीदी बिक्री, स्थानांतरण की जगह तबादला और पंक्ति की जगह कतार शब्दों का इस्तेमाल जो है करना चाहिए। यानी कि वही है सिंपल सा कि बोलते समय हमें आसान शब्दों का इस्तेमाल चुनना चाहिए, ना कि हमें इतने कठिन शब्दों का जो चुनाव है वो करना चाहिए। तो यहाँ पर आज बच्चों हम लोगों ने रेडियो के बारे में जाना, हम लोगों ने टेलीविजन के बारे में जाना। तो आज हम लोग हमारे ये 2 ही प्रकरण खत्म करेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने मुद्रण माध्यम के बारे में जाना, अपने अध्याय का परिचय पढ़ा, हम लोगों ने रेडियो के बारे में जाना, हम लोगों ने इंटर टीवी के बारे में जाना। कल की कक्षा में बच्चों हम लोग इंटरनेट और जो भारत में जो नेट पत्रकारिता आई है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो ये अध्याय है वो आपको समझ में आ रहा होगा और आप घर पर भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों जुड़े रहिए पढ़ लो इंडिया मंच के साथ। धन्यवाद।